हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। और आज हम क्लास 6 विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें कौन सा सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। हम उस वस्तु के बारे में बात करेंगे जो वस्तु जो है वो जल में तैरेगी भी और डूबेगी भी, है ना। दो वस्तु के बारे में हम देखेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अविलय और विलय। अविलय वो जो जल में नहीं मिली और विलय वो जो जल में मिल गई, है ना। तो इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। हमें पता है, अगर कोई चीज अगर आप जल में डुबाने की कोशिश करोगे तो ऐसी कई सारी चीजें होगी जो जल में नहीं डूबेगी और वो जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगेगी। ठीक, जिस तरह हमने चित्र 2.6 में देखा है कि ठीक है, 2.6 में क्या देखा हमने देखा चाबी। चाबी किस तरह से जल में डूबा हुआ है और इसमें अन्य चीजें जैसे ऊपर देखा अपना सूखे पत्ते, ये सारे ऊपर जल के ऊपर तैर रहे हैं। ठीक, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। हमें कई चीजें पता है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जल में या तो डूब जाएंगी या तो तैरेंगी। ठीक है, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां होती हैं, वो जो गिर जाती है उसके अंदर, वो तैरती हैं। वो कंकर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, हमने कई बार तालाब में आपने पत्थर वगैरह फेंका होगा या कुछ ऐसी चीजें फेंकी होगी जो तालाब में डूब जाती है, जैसे कंकर डूब जाता है पूरा, है ना। उसके बाद सूखी पत्तियां ये तो तैरने लगती हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं तो इनका सबका क्या होता है, तो ये लगभग ये डूब जाता है और नीचे बैठ जाता है, मतलब उस जल के नीचे बैठ जाएगा। बूझो ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दे। द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। हमने देखा कई पदार्थ जल में डूबते हैं या फिर तैरते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत साधारण सी चीजें थी। इसमें भी जल में कौन सी जो पदार्थ है वो डूब जाती हैं और कौन से तैरने लगती हैं। ठीक है, अब आगे अगला हमारा टॉपिक है पारदर्शिता। पारदर्शिता, आपने लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे, क्योंकि लुका छुपी खेल यहाँ पे छुपने का है, छुपने का काम है यहाँ पे छुपने का काम है। ठीक है, जिससे हम दिखाई ना दे। और आपने वही स्थान चुना होगा जहां पर आप नहीं दिखा सकते अपने आप को। क्या आपने कभी शीशे के खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया है? अगर मैं आपको बात करूं, लुका छुपी का खेल चल रहा है, बिल्कुल शीशा आपके सामने रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। क्या वहां छुप सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन पदार्थ अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं का देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक, तो पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिनको आर पार देखा जा सकता है ना, जिनसे आप आर पार देख सकते हो, जैसे शीशा हो गया। ऐसी कई सारी चीजें जिनके आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, जैसे कांच, जल, है ना। कांच के आर पार देख सकते हो, ये भी क्या है, पारदर्शी है। जल के भी बिल्कुल, जल अगर साफ हो तो उसके नीचे आप अगर देखोगे तो वो भी आपको वायु के आर पार भी देख सकते हो आप, है ना। कुछ प्लास्टिक की चीजें होती है, उसके भी आप आर पार इजिली देख सकते हो। तो ये सारी चीजें पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप दुकान पे जाते होगे तो वहां पर किस तरह से, ये देखो, दुकानदार जो है वो किस तरह से कांच वाली चीजों में रखता है, ताकि कांच में जैसे टॉफी हो गया और भी कई सारी चीजें रखता है, लड्डू मिठाई वगैरह। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, और यही क्या है, पारदर्शी का कुछ उदाहरण है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं
जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। हमने अभी जो पढ़ा, हम उस वस्तु की बात कर रहे थे पहले, पारदर्शी वस्तु की, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कांच का गिलास है ना, कांच के आर पार देख सकते हो, जल के आर पार देख सकते हो, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ट्रांसपेरेंट टाइप की, जिसको आप आर पार देख सकते हो। लेकिन अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी में इसका अपोजिट है, जिससे आप क्या हो गए, उसके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, इसमें आप लकड़ी का बॉक्स ले लो या फिर गत्ता या कोई ऐसी धातु जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, दीवार के उस तरफ कौन है तो आप नहीं देख सकते, है ना। तो ये अपारदर्शी पदार्थों के कुछ उदाहरण है। जैसे लकड़ी, गत्ता, है ना। लकड़ी क्या है? अपारदर्शी। गत्ता भी आपको अपारदर्शी मिल जाएगा। ठीक है, और धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, जैसे मेटल वगैरह हो गया, लोहा, चांदी, ये सब, इन सब के आप आर पार नहीं देख सकते। क्या अब हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें अच्छे से पता है कि हमें कौन सी वस्तुओं को पारदर्शी मानना चाहिए और कौन सी वस्तुओं को अपारदर्शी। पारदर्शी वो जो दिख जाए आर पार, है ना। अपारदर्शी वो जो बिल्कुल भी ना दिखे, है ना। तो अब ये हमारा दो टॉपिक खत्म हो गया, पारदर्शी वाला और अपारदर्शी वाला। आगे है, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। आप एक कागज ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। उस कागज को अपने आंखों के सामने रख के बल्ब को देखिए। क्या आपको बल्ब दिखता है? बिल्कुल बल्ब दिखेगा, बट वो सिर्फ आपको एक लाइट टाइप दिखेगा कि हाँ उसके पार कोई लाइट है, कुछ जल रहा है ना। वो प्रॉपर आपको लाइट नहीं देने वाला, ठीक है। वो कम ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। बस इतना पता होगा आपको, कागज के पीछे कुछ लाइट जल रहा है, ठीक है। बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से आप उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बूंदे खाने या तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज पर इन्होंने बोला कि कुछ बूंदे जैसे तेल डाल दो, मक्खन डाल दो और कागज को ऐसे फैला दो। और उस कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखो। अब क्या है, दोबारा से इसको बल्ब को देखो तेल वगैरह लगाने के बाद, है ना। तो अब आप देखते हो, क्या आपको पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, है ना। वो अगर आप तेल वेल या फिर मक्खन वगैरह डालोगे, उसके ऊपर लगाओगे, तो उस कागज को फिर उसके बाद अपने आंखों के पास रखोगे और उसके बाद अगर लाइट देखते हो तो वो आपको पहले से थोड़ा बेटर दिखाई देगा। आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं, कदाचित नहीं। मतलब देखो, पूरी तरह तो आप नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, है ना। जिसमें आप पूरी तरह नहीं देख सकते, जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, तो उसको कहते हैं हम पारभासी। समझ में आ गया होगा। पारभासी वो जिसे आपको सिर्फ आभास हो, जिस चीज से आप बिल्कुल देख सकते हो कम, है ना। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। देखोगे बट वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा, वो उन्हें हम कहते हैं पारभासी। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण, हमने याद करो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि वसा के परीक्षण के लिए हमने कागज का यूज किया था। तो वो भी क्या है, पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? नॉर्मली हमने इस चित्र में आप देख सकते हो कि एक तरफ टॉर्च ये रहा और उसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया है, और हाथ के इस वाले सतह को अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हथेली जो है बिल्कुल चमक रहा होगा, थोड़ा लाइट दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वो लाइट या टॉर्च को नहीं देख पा रहा है सर। तुम्हें बिल्कुल ये पता चला होगा कि नीचे, हाथ के नीचे कुछ जल रहा है। यही एक पारभासी का क्या है, उदाहरण है, जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हो, ठीक है। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च कांच को हथेली पर ढकने का सुझाव देते हैं। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपका हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी या फिर पारभासी।
तो नॉर्मल सी बात है, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसे आप पार नहीं देख सकते हो, जिसके पार आप कुछ नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल हल्का बहुत तो दिख ही रहा है। और उसके बाद क्या है दूसरा, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसे आप पूरी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद ये अपारदर्शी भी पूरी तरह से नहीं है। पारभासी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और पारभासी में मैंने बताया है कि यही इसका एक उदाहरण है। पारभासी का यही एक उसका उदाहरण है, जैसे हमने कागज में तेल वाला देखा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग अलग अलग होते हैं। कोई तैरता है तो कोई डूब जाता है। जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। तो कुछ वस्तुएं क्या होती हैं कि जल में डूब भी जाती हैं, कुछ वस्तुएं जल में तैरने लगती हैं, कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती है, कोई अपारदर्शी होती है, कुछ पारभासी होती है। ठीक, पदार्थों के समूहन उनके गुणों में समानताएं अथवा विभिन्नताएं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत आपके पास रैंडमली चीज होगी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज होगी, तो उसे आप अगर एक जगह रखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा उठाने में, कोई सामान लाने में। लेकिन वही मैं आपको बोलूं कि हाँ, एक टाइप के सामान को एक जगह रख दो, दूसरे टाइप के सामान को दूसरे जगह रख दो, तो इससे क्या होगा, एक सुविधाजनक वाली बात होगी। जैसे आपने दुकानों में देखा होगा कि एक रैक में जो दुकानदार है साबुन रखता है, एक में बिस्कुट वगैरह रखता है ना। तो ये सारी चीजें जो क्या है, एक सुविधाजनक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे अनाज वगैरह रखता है, दाल वगैरह, तो वो उसके साथ ही रखता है। जैसे दाल है तो दाल के भंडार साथ में रखेगा, है ना। जैसे दालों का टाइप है, चने का दाल हो गया, है ना, मूंग का दाल हो गया, तो इन सबको साथ में रखेगा ताकि इजीली उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, अगर हम इन सभी को मिक्स करके रखें तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, जिस वजह से आप इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा भी कारण भी है। ठीक है, पदार्थों को इस प्रकार के समूह में बांट कर उनके गुणों का अध्ययन अथवा तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सुविधाजनक बना देता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। बाकी जो अध्ययन हम आगामी कक्षा में करेंगे, जो कि एक अच्छे से इन टॉपिकों को क्लियर करेगा। ठीक, हमने इसमें कठोर, अविलय, धूति में चमकीला पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष, खुरदुरा, विलय, पारभासी और पारदर्शी, इन सभी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक, तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया। धन्यवाद।